हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार चलते हैं सेल स्ट्रक्चर में। सेल स्ट्रक्चर में सबको पता है, हम लोग ऑर्गेनेल्स देख रहे थे। ऑर्गेनेल्स में आज चलेंगे हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी सेल के अंदर मेम्ब्रेन का एक सिस्टम, यानी मोर देन वन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिनको एक जो सारे एक साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, और उसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से जानते हैं। एंड दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम। आज हम लोग चलते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिगर आपके सामने है, थोड़ा सा गंदा है बट चलिए देखते हैं। अब ये द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चलने से पहले इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। किसने इसको डिस्कवर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 1897 में चार्ल्स गार्नियर नामक साइंटिस्ट ने लीवर सेल में लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करके इसका स्टडी किया और उन्होंने इसका नाम भी दिया, दैट इज इर्गेस्टोप्लाज्म। इर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया उन्होंने, बट बिकॉज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ये माइन्यूट स्टडी नहीं हो पाया। लाइट माइक्रोस्कोप जो अभी कॉमनली हम लोग के लैब में होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उससे स्टडी किया, बट पहली बार बताया उन्होंने ही लीवर सेल से। उन्होंने इसका स्टडी किया था, नाम इर्गेस्टोप्लाज्म दिया। सेकेंड में आ जाइए, इन 1945 के थार पॉटर नामक साइंटिस्ट ने, और भी थे इनके साथ दो तीन, इन लोगों ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका स्टडी किया और तब इन्होंने इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताया। और उसके बाद आफ्टर सम इयर्स, कुछ साल बाद, इन्होंने ही 1953 में इसके लिए एक टर्म कॉइन किया, यानी एक शब्द गढ़ा, शब्द बनाया, और वो टर्म क्या था? रेटिकुलम। और इस तरह से ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक तो कॉमन टर्म है, एंडोप्लाज्मिक मींस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है इसकी डिस्कवरी। इन्होंने भी बताया, नाम भी दिया, बट लाइट माइक्रोस्कोप से इनका स्टडी था, उससे भी थोड़ा डिटेल 1945 में पोर्टर ने किया, और उसके बाद 1953 में इसका नाम दिया, जो अभी तक एक्सेप्टेड है, हम लोग पढ़ रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा दे रही हूं, और अब चलते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर। देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर इनवेलप है, ये बीच में न्यूक्लियर पोर्स हैं जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद ये नेट लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा लेवल कर दूं। न्यूक्लियस न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस, ये पूरा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कह लीजिए, और ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये रफ ईआर हो गया, ये आपका स्मूथ ईआर हो गया। रफ ईआर और स्मूथ ईआर। अब रफ ईआर क्यों कहते हैं, ये वेल नोन है, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है इसके आउटर सरफेस पे, और स्मूथ ईआर के आउटर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इतना स्ट्रक्चर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या इसके बारे में दो चार पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दे रही पहले, फिर बताती हूँ आपको। अब ये देखिए 3 पॉइंट्स हमने लिखे, 3 पॉइंट्स जो इसको इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस करता है, द ER endoplasmic reticulum is an interconnected network with continuous membrane inside a cell। कहता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क विथ कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन, है ना, कोई मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग नहीं है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, शेप चाहे जो बना दें। तो ये ER है। और कुछ दूसरा भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। सेकेंड में कहता है कि द ER एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये मैं पॉइंट वाइज लिख दी हूं, अगर आपको 2 मार्क्स का लिखना हो तो चूज करके सिंपल सा 2-3 सेंटेंस का बना सकते हैं। थर्ड में थ्रू आउट साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स, हाँ यहाँ पे मैं आ रही थी यूकैरियोटिक सेल्स में। अब ये इसको ऑकरेंस भी बताता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं, कैसे सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोटिक सेल्स का है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में इसमें हम लोग थोड़ा सा और भी जोड़ दें, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये थोड़ा सा अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्लियर हो जाता है कि ये एनिमल्स में भी पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है, यानी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट इसका देखिए वो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है इसका, ER एब्सेंट इन RBC, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं,
एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। तो आरबीसी एनिमल सेल में होते हैं, ब्लड सेल्स याद कीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो कहता है आरबीसी में एब्सेंट होता है ईआर। आरबीसी में अबाउट सारे एब्सेंट होते हैं, इवन न्यूक्लियस तक एब्सेंट होता है। तो ये तो क्लियर है, आपको याद भी होगा। और किस में एब्सेंट होता है? स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन जिस सेल से होता है दैट इज स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ में भी ये एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में तो स्पर्म सेल में एब्सेंट होता है, फिर एग सेल, फीमेल गैमेट, एग सेल में प्रेजेंट होता है। इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बना दिए, आपको जैसे लिखना होगा लिख सकते हैं। ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन का सेल के अंदर। दूसरा पॉइंट कहता है कहां से स्टार्ट होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में। और पाया कहां जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। और भी पॉइंट्स अब 5 मार्क्स का, इसी में से 5 पॉइंट्स भी आप बना सकते हैं। जैसे ये यूकैरियोटिक सेल्स को आप अलग कर दे सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं जिसमें एनिमल्स और प्लांट सारे इंक्लूड हैं। बट एनिमल्स का क्वेश्चन जहां आता है तो आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ का क्वेश्चन राइज हो जाता है। तो इन दोनों में ये एब्सेंट होते हैं, एग सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए, ये इसका इंट्रोडक्शन एंड ऑकरेंस हो गया, कॉमन इंट्रोडक्शन एंड ऑकरेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं ये भी वेल नोन है आप लोग को, बट मैं थोड़ा सा लिख दूं। क्लियर दिख रहा है? कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड हैं उसके आउटर सरफेस पे, और कुछ पे अटैच नहीं है। यहाँ लिखा हुआ भी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप ऑफ 2 components. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे मैं ज्यादा लिखना नहीं चाहूंगी क्योंकि आप लोग सबको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या लिख सकते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे जिस पे राइबोसोम अटैच होते हैं दैट आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या लिखेंगे? राइबोसोम एब्सेंट ऑन देयर आउटर सरफेस, यानी जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट है उसके आउटर सरफेस पे उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म मैं बताना चाहूंगी आपको। अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं लिख दे रही हूं। ये क्या है? ये सब क्या है? राइबोसोम्स ना, ये सब राइबोसोम्स हैं, पता है आप लोग को। थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बताना चाहूंगी, फिर अलग से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये हम लोग को पता है राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, और इसके 2 पार्ट्स, 2 सेगमेंट्स होते हैं, और ये 2 तरह का होता भी है। प्रोकैरियोटिक सेल में याद कीजिए बैक्टीरियल सेल हम लोग देखे थे तो उसमें 70s राइबोसोम था, यहाँ 80s राइबोसोम मिलेगा, हम लोग डिटेल में जाएंगे। बट यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, जबकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते होते हैं या एम्बेडेड होते हैं। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है दैट आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। ये टर्म भी याद रखिएगा,
इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके कंपोनेंट्स में, दूसरे कंपोनेंट्स में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू राइबोसोम ये दो तरह के कंपोनेंट्स हो गए इसमें, स्मूथ एंड रफ। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, हम लोग थोड़ा सा वहां पे चल लेते हैं। देखिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये इसके आउटर सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे होता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। और भी रीजन है इसके मेम्ब्रेन बाउंड के जो हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शन वगैरह साइटोप्लाज्म साइटोसोल का। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कहा जाता है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं राइबोसोम के। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टूबल्स। अब देखिए सिस्टर्नी कौन है, ये जो चपटा चपटा लंबा लंबा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज सिस्टर्नी। और कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसके बीच बीच में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को से अटैच हो रहे हैं दैट इज टूबल्स। और ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और इसके नीचे थोड़ा राउंड या ओवल, यहाँ फिगर तो मेरा अटपटा है थोड़ा, ओवल स्ट्रक्चर जो होते हैं सैक लाइक दैट इज वेसिकल्स, यानी लॉन्ग फ्लैट सैक्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी, राउंड और ओवल sac like structures called vesicles, and long tubular structures called tubals। मैं एक एक लाइन लिख दे रही हूं। long flattened sacs like structure, लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे भी लिख दे रही आपको सिस्टर्नी, जैसे ये वाला मान लीजिए ये बड़ा सा है लंबा सा, यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ तक, जैसे ये देखिए कितना लंबा और चपटा सैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो दिस इज सिस्टर्नी। अब ये जो हो गया ये हो जाएंगे आपके वेसिकल्स। ये सेकेंड इसका हो जाएगा वेसिकल्स। राउंड और ओवल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर। अब ये आपका हो जाएगा टूबल्स। इस तरह से जो लंबा सा स्ट्रक्चर है ये आपका हो जाएगा टूबल्स। टूबल्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये हो गए आपके सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टूबल्स। ये 3 टाइप्स के हो गए आपके स्ट्रक्चर। लॉन्ग फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड सिस्टर्नी, round or oval sacs like structure that's called vesicles, and long tubular structures that's called tubals।
ये 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और मैं बताना चाहूंगी कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका ये जो फैला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, तो कहीं पे ज्यादा डेंस और कहीं पे रेयर होता है। तो इसकी सघनता या डेंसिटी ज्यादा कहाँ होती है? न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेटस के पास ज्यादा डेंसिटी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और न्यूक्लियस के पास तो ऐसे भी देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, और फिर इसके बाद गोल्गी एपरेटस हो जाएगा, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए डेंसिटी ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेटस के पास, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, पेरिफेरी के पास कम होता है, या पेरिफेरी के पास ज्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है साइटोप्लाज्म में। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा थोड़ा कि कहाँ इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और कहाँ कम होती है। कहाँ ज्यादा होगी? न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेटस के पास, और न्यूक्लियस के पास तो ऐसे भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। पेरिफेरी के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, या कंप्लीट अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसकी डेंसिटी न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेटस के पास ज्यादा होता है, पेरिफेरी में कम होता है। अब हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके फंक्शन में हम लोग। तो फंक्शन की बात तो ऐसी है कि एक बार मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन अगर लिख देती हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। बाय द वे, अगर क्वेश्चन रफ का अलग और स्मूथ का अलग, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों का अलग अलग फंक्शन लिख दे रही हूँ। और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हुआ तो वो सारे हो जाएंगे, या ऑब्जेक्टिव भी रहा तो उन सारे में से चूज कर लीजिएगा जो भी होगा। इसलिए दोनों का मैं अलग अलग फंक्शन यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा। फंक्शंस ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। चलिए, इसका फर्स्ट फंक्शन तो बिल्कुल वेल नोन है, आप लोग आंख बंद करके लिख लीजिएगा या ढूंढ लीजिएगा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन का जब ये सिंथेसिस किया तो फिर इसको भेजेगा भी तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन ऐसा नहीं है, प्रोटीन आप लोग याद कीजिए कि एमिनो एसिड से बनता है, और एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलकर के लंबे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले उनको फोल्ड करता है, यानी फोल्डिंग का फंक्शन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही है। फिर उसको पैक करना है, पैकेजिंग का फंक्शन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है, और डिलीवर करने का फंक्शन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। यानी फोल्डिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ प्रोटीन्स। तो ये डिलीवर किसको कहता है? ये सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को दे देता है, और फिर वहां से डिफरेंट ऑर्गेनेल्स या डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकेंड इसका हो जाएगा प्रोटीन फोल्डिंग्स, पैकेजिंग एंड delivering to other parts। अब इसमें याद रखिएगा, मैं बोल रही हूं अदर पार्ट्स मतलब सारे पार्ट्स में इसकी डिलीवरी होती है प्रोटीन की, बट ये पहले गोल्गी एपरेटस को देता है, इसको दिमाग में रखिएगा। 2 फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन, ये मेजर साइट है कैल्शियम स्टोरेज का। थर्ड फंक्शन इसका हो जाएगा मेजर साइट फॉर कैल्शियम स्टोरेज। मेजर साइट फॉर कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के बॉडी के लिए। 99% कैल्शियम होता है हमारे बॉडी में। हम लोग जानते हैं सिर्फ ये हड्डियों के लिए, दांतों के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, बट ऐसी बात नहीं है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है कैल्शियम, आपके डाइजेशन के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये मेजर साइट, चूंकि इसलिए मैं मेजर साइट लिखी हूं कि ज्यादा कैल्शियम स्टोरेज RER ही करता है, बट ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम स्टोरेज होता है, लेकिन वहां आयोनिक फॉर्म में स्टोर करता है, लेकिन ये मेजर स्टोरेज साइट है, मेजर साइट फॉर कैल्शियम स्टोरेज। हाँ, मेजर स्टोरेज साइट है कैल्शियम का RER। चलिए नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं हम। सॉर्टिंग। ये सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग है, सॉर्ट मीन्स टाइप, प्रकार, यानी ये RER डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, दैट इज सॉर्टिंग। इसके बाद आ जाइए पोस्ट ट्रांसलेशनल एक्टिविटी, मॉडिफिकेशंस लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्टिविटी के बदले पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, इसको भी जरा समझ लेना है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ये क्या है? ट्रांसलेशन आप लोग जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस तो होते रहता है, ट्रांसलेशन तो चलते रहता है, लेकिन कहता है पोस्ट ट्रांसलेशनल, यानी ट्रांसलेशन हो जाने के बाद क्या करता है? तो आप कहेंगे कि ठीक है, हो जाने के बाद उसको डिलीवरी करता है, उसको फोल्डिंग करता है, पैकेजिंग करता है, हाँ करता है, लेकिन केमिकल कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें। याद कीजिए आप, हम लोग जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे तो उसमें ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड भी मिला था। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इन सब का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन के बाद होता है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जब जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एक टर्म आपके किसी बुक में दिया है ग्लाइकोसाइलेशन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर वाला मिटा रही हूं। ये ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट किसके साथ जुड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं और ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन का, और ये प्रोसेस कब का है? प्रोटीन सिंथेसिस के बाद का है, यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हैं, जो प्रोटीन बन गया अब उसके बाद कहाँ कहाँ यूज होगा, किस किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ के ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। जो एक टर्म आपके बुक में दिया है, ये बाद में पढ़ने की चीज है डिटेल में, लेकिन चलिए ठीक है, जान लेना अच्छी बात है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद कीजिएगा, या फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, या फिर से एक बार बुक का फिगर देखिएगा, तो उसमें मिलेगा आपको ग्लाइकोप्रोटीन, उसमें ऐसे उससे ऊपर फिर इस तरह से थोड़ा ब्रांच स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ था। तो ये ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के बाद का प्रोसेस है, और इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन को। और यही प्रोसेस है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस के बाद के सारे मॉडिफिकेशंस आ जाएंगे, जो भी मॉडिफिकेशन, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो चलिए इतना ही याद रखिएगा।
एक टर्म और दिया है आपके बुक में, बायोजेनेसिस, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, यानी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है, मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन की आवश्यकता है, फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन भी तो होते हैं उसमें, और उस प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सिर्फ बायोजेनेसिस नहीं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन। तो उसमें भी तो इसका ये भागीदार है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करके दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी, प्लस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी, तो बहुत सारे फंक्शन इसके हो जाते हैं। चलिए एक लास्ट फंक्शन हम लोग देख लें, जो भी था नेक्स्ट उसके बाद कर लीजिएगा। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्मेशन प्रोडक्शन, या फॉर्मेशन जो लिखिए, डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर्मेशन। अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आपको समझ में आ जाएगा, लाइसोसोम, और हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो इस सिस्टम की कड़ी लाइसोसोम भी है एक कड़ी। तो वहां पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सप्लाई करता है, क्योंकि इसका काम डिलीवरी करना भी तो है। यहाँ जितना भी प्रोडक्शन इसमें होता है सबको डिलीवर करता है अदर ऑर्गेनेल्स को या अदर पार्ट्स को। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी एक है जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये फंक्शन हो गया इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो फिर नेक्स्ट में हम लोग बाकी इसकी दो कड़ी देख लेंगे। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझा दूंगी। प्रोडक्शन, हाँ, रेगुलेशन एंड स्टोरेज। तीसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। चौथा मेटाबोलाइज ड्रग्स, दिखेगा कि ना, ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। सारा इंक के बार खत्म हुआ, रुको चलता है। एंड टॉक्सिन्स, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइज ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। और एक लास्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन ब्रेक्स into
ग्लूकोज। आज सारा के सारा इंक फिनिश हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कंप्लीट हो गया। फंक्शन ऑफ एसीआर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग बस। प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। पता है आप लोग को कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। तो लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या है, लिपिड्स पहले समझ लेते हैं। लिपिड्स में क्या क्या आएगा? लिपिड्स में सारे लिपिड्स आ जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। मैं अभी बताई कि ये दोनों मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबका फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें लिपिड्स में सारे आ जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स हो, फॉस्फोलिपिड्स हो एंड कोलेस्ट्रॉल भी। ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल तीनों आ जाएंगे लिपिड्स में। मैं फिर से एक बार दोहरा रही, लिपिड फॉर्मेशन में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल तीनों आ जाएंगे लिपिड फॉर्मेशन में, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबके सिंथेसिस में फॉर्मेशन में ऐड होता है। और प्रोटीन जो आरईआर का है वो भी ऐड होता है। तो ऐसे दिमाग लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहेगा तो मेम्ब्रेन सिंथेसिस में या मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में इन दोनों का ईआर का मूल रूप से हाथ है। अब स्टेरॉइड्स क्या है? स्टेरॉइड्स इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन। स्टेरॉइड्स भी एक तरह का मेडिसिन है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, ये ज्यादातर ना हार्मोन्स, जैसे हार्मोन में भी वैसे हार्मोन्स जो थोड़ा सा सेंसेशन वाले हार्मोन्स होते हैं, जैसे फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन या कॉर्टिकोसोल, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड्स में आते हैं। या दवा में भी नॉर्मल मेडिसिन जो होता है, कॉमन मेडिसिन, वो स्टेरॉइड्स नहीं है, दैट इज मेडिसिन, बट स्पेशल टाइप का थोड़ा मेडिसिन, जैसे स्लीपिंग पिल्स या ऑपरेशन के लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये सारे स्टेरॉइड्स में आ जाते हैं, जो कि हार्मफुल तो सब होते हैं, साइड इफेक्ट सबका होता है, बट ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं अगर बेवजह आप लेते हैं। जैसे मसल्स बनाने के लिए देखते होंगे या एथलीट्स वगैरह को देखते होंगे कि उसने ड्रग्स ली, तो स्टेरॉइड्स में ड्रग्स भी आ जाते हैं। तो ये दोनों का फॉर्मेशन आपका करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स में मैं 3 नाम बताई, याद रखिएगा। स्टेरॉइड्स क्या होता है याद रखिएगा, कैल्शियम आयन रेगुलेशन एंड स्टोरेज। आरईआर में था मेजर साइट फॉर स्टोरेज, और ये है रेगुलेशन एंड स्टोरेज। ये भी स्टोर करता है लेकिन उसको रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसी रिक्वायरमेंट है। और कैल्शियम आयन आप लोग को पता होगा भी कैसे लिखते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, ये प्लस है, यानी 2 प्रोटॉन होते हैं इसमें, 2 न्यूट्रॉन घट जाता है, ये कैल्शियम आयन है। तो इनका रेगुलेशन करता है और स्टोरेज भी करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। मैं अभी बताई कि डाइजेशन में भी कैल्शियम का रोल है। तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उसको ये सॉल्युबल या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, सीधा दिमाग में रखिएगा। अब मेटाबोलाइज ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, जैसे बाय द वे हम लोग डेली अब खा ही रहे हैं ड्रग्स और टॉक्सिन्स, ये दवा पर फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी हैं हम लोग खा ही रहे हैं। दवा किसी न किसी रूप में हर कोई बीमार है ले ही रहा है, तो उसको भी मेटाबोलाइज करता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ ही मेटाबोलाइज होता है। और इसमें होता क्या है कि ये सिंपल फॉर्म में इसको ब्रेक कर देता है, जो कि सॉल्युबल हो और वो आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाए, यानी एक्सक्रीट हो जाए, एक्सक्रीशन में वो बॉडी से बाहर निकल जाए। हमारे बॉडी में सारी व्यवस्था है, बट अगर उसके पावर से, औकात से ज्यादा अगर हम ले लेते हैं कुछ भी, तो फिर वो फंक्शन, वो सिस्टम भी खराब हो जाता है, हम भी बीमार हो जाते हैं। तो मेटाबोलाइज ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स इन सब को भी तोड़ करके सॉल्युबल फॉर्म में बनाता है और उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। लास्ट है ग्लाइकोजन ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन आपको पता है कि प्लांट में
ये स्टोरेज होता है फूड का इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको ब्रेक करके ब्रेक डाउन इसका करता है और इसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, ये वाटर सॉल्युबल है आपको पता है। ग्लूकोज, बॉडी ग्लूकोज को नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे भी ग्लूकोज हम लोग लेते हैं ना, वो आसानी से पानी में घुल जाता है, तो इसको भी ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने का काम करता है स्मूथ ईआर। इतने सारे फंक्शन है स्मूथ ईआर के। अब इसमें मैं अलग से भी जो आपको समझाई बताई उसको भी दिमाग में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि अच्छा मैम ने लिपिड्स बताया था, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं बोला था, फॉस्फोलिपिड्स नहीं बोला था, कोलेस्ट्रॉल नहीं बोला था। इसलिए मैं सब डिटेल में आपको बता दे रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और फंक्शन कहीं से भी कुछ भी आए उसमें से आप निकाल लेंगे। आज यहीं पे मैं इसको छोड़ रही हूं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालूंगी, चूंकि इसका 2 सिस्टम और बाकी है पढ़ना हम लोग को, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम, प्लस राइबोसोम भी साथ में पढ़ लेना है। इट्स ओके, थैंक्स।